Good morning, dear friends. So today we will discuss very important topic: permutation and combination (P and C). This topic is of higher maths जो आपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा 11th 12th लेवल में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एटलीस्ट 2 to 3 questions may be asked from this topic in aptitude test. Before understanding what is P and C, we will clear the concept of factorial. फैक्टोरियल क्यों कि जो भी फॉर्मूले अपन आगे डिस्कस करेंगे पीएनसी में सब में फैक्टोरियल का यूज होगा। The concept of factorial should be very crystal clear to you. So what is n factorial? 1 into 2 into 3 up to n means n factorial is product of first n natural number starting from 1 up to n. ठीक है, इसको अपन उल्टा भी लिख सकते हैं n n minus 1 n minus 2 3 2 1। ठीक है, दोनों एक ही बात है, ऑर्डर आपने रिवर्स कर दिया। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है फ्रॉम 1 to that number n, so that is n फैक्टोरियल। इसका ये सिंबल क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो ये इसका सिंबल है फैक्टोरियल का। तो नाउ वी कैन सी 1 factorial is 1, 2 factorial is 1 into 2 2, 3 factorial is 1 into 2 into 3 मतलब 6, 4 factorial is 1 into 2 into 3 into 4। ठीक है, 24 and so on. You must learn factorial up to 10। ठीक है, क्योंकि वो जनरली कैलकुलेशन में यूज होता है। तो ये 4 फैक्टोरियल तक हो गया। आगे देखें 5 फैक्टोरियल, इट इज 120। ठीक है, 6 फैक्टोरियल मीन्स 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 720 720। 7 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल को फिर 7 से आगे मल्टीप्लाई करो, 50 40 5040। ठीक है, 8 फैक्टोरियल तो 5040 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40320 40,320। ये किसकी वैल्यू है? 8 फैक्टोरियल की। ठीक है, एट फैक्टर अगेन now will write 40320। 9 फैक्टोरियल तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 40320 इंटू 9 so you will get 9 factorial।
एस 362,880 और 10 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल इंटू 10 तो 362,880। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए 1 फैक्टोरियल से लेके 10 फैक्टोरियल तक। और 0 फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन इज 1 ना, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इन कैलकुलेशन में 0 फैक्टोरियल भी आता है, तो 0 फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन इज 1, इट इज नॉट 0, ये भी ध्यान रखना। 0 फैक्टोरियल को 1 डिफाइन किया, नॉट 0। तो वी कैन सी n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये प्रीवियस फैक्टोरियल को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपको नेक्स्ट फैक्टोरियल मिल जाएगा। Now suppose we have to solve a big question like this, 30 factorial upon 2 factorial into 28 factorial। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, आपको कैलकुलेशन आ जाएगी कहीं पे। Now we cannot calculate 30 factorial और 28 factorial, we only know 2 factorial is 2। इसमें क्या करना है, बड़ा नंबर क्या है, ऊपर 30 फैक्टोरियल, ठीक है, तो उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कीजिए। 30 के बाद क्या आएगा 29, इसके बाद फिर 28 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। ठीक है, तो बड़े नंबर के फैक्टोरियल में छोटा फैक्टोरियल कट जाएगा, 28 फैक्टोरियल आपका कट गया। ठीक है, तो क्या बचा आपका 30 इंटू 29 अपॉन 2, फिर ये बचा लास्ट में। ठीक है, तो ये भी कट गया 15, वी गेट द आंसर इज 435। तो ये आप ध्यान रखिए, बड़े नंबर के फैक्टोरियल में छोटे नंबर का फैक्टोरियल इंक्लूड होगा तो वो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बात होगी अपनी फैक्टोरियल की। नाउ वी डिफाइन वेरी बेसिक प्रिंसिपल FPC, इसको क्या बोलता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसी के बेस पे पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस है। तो दिस इज द बेस FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो व्हाट इज दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल, इसकी पहले डेफिनेशन देख लेता हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ FPC? If a process can be done in m ways and then another process in n ways। ठीक है, एक प्रोसेस को करने के m वेज, m तरीके हैं, उसके बाद एक और प्रोसेस हो रहा है, उसको करने के लिए n वेज या n तरीके हैं। देन टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी m इंटू n। ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे,
तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस प्रोसेस इज m इंटू n। ठीक है, लेकिन ये दो प्रोसेस तक लिमिटेड नहीं है, कितनी भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 100 प्रोसेस कितनी भी। तो सबकी नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करना है m इंटू n इंटू o इंटू p इंटू q इंटू r चलता रहेगा। तो हर एक प्रोसेस की, इंडिविजुअल प्रोसेस की जितनी वेज है वो सब आपस में मल्टीप्लाई होती जाएंगी, तो यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, FPC कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, सपोज यू हैव टू फ्लाई फ्रॉम भोपाल टू मुंबई वाया इंदौर। ठीक है, आपको फ्लाइट लेनी है भोपाल से मुंबई की, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, पहले आपको इंदौर जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इंदौर से आपको फ्लाइट मिलेगी मुंबई की। तो पहले आपको भोपाल टू इंदौर की फ़्लाइट लेनी है, उसके बाद चेंज करके दूसरी फ़्लाइट इंदौर टू मुंबई। ठीक है, अब भोपाल टू इंदौर सपोज 2 फ्लाइट्स आर अवेलेबल है ना, भोपाल से इंदौर 2 फ्लाइट्स जाती हैं, और इंदौर टू मुंबई 3 फ्लाइट्स आर अवेलेबल, डिफरेंट फ्लाइट्स। ठीक है, तो भोपाल टू इंदौर आप 2 तरीके से जा सकते हैं, 2 फ्लाइट अवेलेबल है, आपके पास चॉइस है। और इंदौर से मुंबई जाने के लिए 3 फ्लाइट्स अवेलेबल है, सबके पास 3 चॉइस है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना है, जिसमें कि आप भोपाल टू मुंबई जा सकते हैं फ्लाई करके वाया इंदौर। ठीक है, तो अपन देखें इसमें डायग्राम बना के, भोपाल इंदौर मुंबई। ठीक है, अभी डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये 2 फ्लाइट अवेलेबल है, सपोज ए एंड बी, इसका मैंने अलग नाम दे दिया, और इंदौर से मुंबई 3 फ्लाइट अवेलेबल है, सपोज 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये डायग्राम से एक समझने की कोशिश हो रही है कि प्रोसेस क्या हो रहा है। नाउ विल काउंट, एक्चुअल काउंट द नंबर ऑफ वेज। सपोज आपने भोपाल से इंदौर ए वाली फ्लाइट ले ली। ठीक है, फिर आप इंदौर से, आपके पास मुंबई की 3 चॉइस है, तो यू कैन गो लाइक दिस, A1 A2 और A3। मतलब आपने ए फ्लाइट ली भोपाल टू इंदौर, उसके बाद मुंबई के लिए 1 2 या 3 की। ठीक है, तो 3 वेज हो गई, A1 A2 A3। और सपोज आपने भोपाल से इंदौर बी वाली फ्लाइट पकड़ी, तो फिर अगेन 3 चॉइस मिल गई आपको इंदौर से मुंबई के लिए, B1 B2 B3। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ वेज है, अपन ने मैन्युअली काउंट किया, तो टोटल कितनी हो गई, 6 वेज है ना। यहाँ तो A1 फ्लाइट से आ सकते हैं, A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है, ये डिफरेंट वेज पॉसिबल है, टोटल वेज आर 6। इसी को मुझे अगर डायरेक्टली काउंट करना है बाई यूजिंग FPC, M यहाँ पे कितना है 2, N कितना है 3, तो टोटल वेज विल बी M इंटू N 2 इंटू 3, अगेन वी गेट 6। ठीक है, तो बाय दिस वी आर डायरेक्टली डूइंग द काउंटिंग, स्मार्टर वे ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्योंकि 2 फ्लाइट है, 2 वेज है, भोपाल टू इंदौर, और 3 वेज है इंदौर टू मुंबई। M इज इक्वल टू 2 N इज इक्वल टू 3। सो बाय FPC टोटल वेज M इंटू N
23 6. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू. वेरी सिंपल एग्जांपल. बट नाउ व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज एप्लीकेशन ऑफ एफपीसी टू काउंटिंग ऑफ नंबर्स. इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. जब नंबर्स को काउंट करना है, ठीक है, तब एफपीसी कैसे अप्लाई होगा. जैसे फॉर एग्जांपल somebody asks you what are total number of two-digit natural numbers. ठीक है, 2 डिजिट के टोटल कितने नेचुरल नंबर होते हैं. ये एक सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, अब इसको एफपीसी लगा के सॉल्व करना. टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स यू हैव टू काउंट. तो एक तो ये तरीका है कि आप एक्चुअल काउंट करो. स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा 10, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 है ना. या तो आप एक्चुअल काउंट करते बैठो तो वो लेंदी प्रोसेस है. नाउ आई विल अप्लाई एफपीसी. तो डिजिट्स अवेलेबल अपने पास क्या है जिससे नंबर बनता है कोई भी. डिजिट्स अवेलेबल आर 10. कौन सी 0 1 2 3 4 5. ठीक है, ये 10 डिजिट्स से ही मिला के नंबर बनेंगे है ना, 0 से लेकर 9 तक. अब 2 डिजिट नंबर बनाने, ठीक है, तो ऐसे अपन 2 बॉक्स बना लेंगे. यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस. ठीक है, समझना, बॉक्स बना के इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. तो 2 डिजिट का नंबर है 23, तो उसमें 3 यूनिट डिजिट है और 2 10 डिजिट है. ठीक है, तो 2 डिजिट के नंबर होगा. अब 10 प्लेस पे कितनी डिजिट आ सकती है. दैट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 प्लेस कैन बी फिल्ड. तो अब देखिए 10 प्लेस पे 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट ही पॉसिबल है. 0 कैन नॉट कम एट द 10 प्लेस. ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता क्योंकि कोई भी नंबर 0 स्टार्ट नहीं होगा. 03 विल नॉट ए 2 डिजिट नंबर. ठीक है, तो 0 को हटा के कितनी डिजिट बची 1 से लेकर 9 तक 9 है ना. 1 से लेकर 9 तक, तो देयर आर 9 वेज टू फिल दिस प्लेस ऑफ 10 डिजिट. ठीक है, तो ये नंबर 9 क्या है दिखा रहा है, नंबर ऑफ वेज दिखा रहा है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. तो 10 प्लेस को मैं 9 तरीके से भर सकता हूँ. 1 से लेके 9 तक 0 नहीं आ सकता. यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है, हाँ आ सकता है. जैसे 40 दैट इज ए 2 डिजिट नंबर. तो यूनिट प्लेस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 10 की 10 डिजिट आ सकती हैं. ठीक है, तो 10 प्लेस को मैं 9 तरीके से भर सकता हूँ. m इज 9. यूनिट प्लेस को मैं 10 तरीके से भर सकता हूँ 10 वेज. n is 10. तो टोटल नंबर ऑफ वेज बाय एफपीसी विल बी 9 into 10 दैट इज 90. तो डायरेक्टली अपन ने काउंट कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स आर 90. क्योंकि 10 प्लेस पे 9 डिजिट आ सकती हैं और यूनिट प्लेस पे 10 डिजिट्स. तो ये 90 नंबर होंगे. अगर आप एक्चुअल काउंट करके भी देखो तो 90 ही नंबर आएंगे 10 से लेके 99 तक. फ्रॉम 10 to 99 ऑन 2 डिजिट नंबर आर 90 होंगे. ठीक है, अब इसमें एक और वेरिएशन क्या हो सकता है. टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स. जब भी नंबर बोलूंगा था नेचुरल नंबर अंडरस्टूड है वो. टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड. अब इसमें एक और कंडीशन डाल दी गई है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो सकती.
रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। जब नंबर लाइक 11 नहीं आ सकता, इसमें 22 नहीं आ सकता, ये नंबर काउंट नहीं करना क्योंकि इसमें डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अगेन आई विल मेक 2 बॉक्सेस यूनिट और 10। स्टार्टिंग हमेशा हायर प्लेस से करना है, ध्यान रखना 10 प्लेस से ही स्टार्ट करेंगे। तो 10 प्लेस पे अगेन आई कैन नॉट पुट 0, तो 1 to 9 choices are there। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज टू फिल 10 प्लेसेस अगेन 9 है। अब यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है, लेकिन जो डिजिट ऑलरेडी आ गई है वो वहाँ पे रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे अगर 2 मैंने रख दिया 10 प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस पे 2 नहीं आएगा, 22 इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो मतलब मेरे को एक डिजिट कम करनी पड़ेगी। तो पहले कितनी अवेलेबल थी अपने पास यूनिट प्लेस पे? 10 डिजिट इंक्लूडिंग 0, लेकिन अब उसमें से एक डिजिट कम कर दो क्योंकि जो डिजिट ऑलरेडी 10 प्लेस पे आ गई है अब वो रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास कितनी बची? 10 - 1 अगेन 9। तो टोटल नंबर कितने बन गए अपने बाय FPC? 9 × 9 दैट इज 81। तो इसका आंसर क्या है? देयर आर 81 2 डिजिट नंबर्स इन विच नो डिजिट इज रिपीटेड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि FPC कैसे अप्लाई करना है। सिंपल बॉक्सेस बना के देखना वहाँ पे क्या क्या डिजिट आ सकती है, और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? हायर प्लेस से, ये ध्यान रखना। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं अप्लाई करूँ 3 डिजिट नंबर्स में, अभी 2 डिजिट का आपने देखा, 3 डिजिट नंबर में अगेन द सेम 2 पार्ट। टोटल नंबर्स कितने होते हैं 3 डिजिट के, और विदाउट रिपीटिशन कितने होंगे? ठीक है, विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स। तो अब ये सेम कॉन्सेप्ट हमने को अप्लाई करना है 3 डिजिट के नंबर्स के लिए फॉर 3 डिजिट्स में। ठीक है, तो अगेन आई विल मेक हियर 3 बॉक्सेस, क्योंकि अभी 3 डिजिट के नंबर यूनिट 10 और 100 प्लेस। ठीक है, तो पहले मैं ये पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ जिसमें टोटल नंबर निकालेंगे 3 डिजिट के नंबर 100, 10 और यूनिट प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या? 100 प्लेस पे बस 0 नहीं आ सकता, तो 9 डिजिट्स आर अवेलेबल हियर। तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कितनी हो गई? 9 वेज टू फिल 100 प्लेस। 100 प्लेस को हम 9 तरीके से बता सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक। 10 प्लेस पे 0 आ सकता है, 10 की 10 डिजिट 0 to 9 आ सकती है। यूनिट प्लेस पे भी 0 आ सकता है। ठीक है, तो ये भी 10 डिजिट्स आर अवेलेबल। तो टोटल कितने हो गए FPC? टोटल 3 डिजिट नंबर्स तो 9 × 10 × 10 दैट इज 900। ठीक है, तो टोटल 3 डिजिट के नंबर कितने होते हैं? 900 होते हैं। 9 × 10 × 10 बाय FPC। एक्चुअल काउंट करो तो आप कहाँ से काउंट करना शुरू करोगे? 100 से लेकर 999 तक काउंट करो तो 900 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, पर एक्चुअल काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वी हैव अप्लाइड FPC हियर, स्मार्टर वे ऑफ काउंटिंग। एक्चुअली आंसर आ गया अपना 900 नंबर है 3 डिजिट के पॉसिबल। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या बोला था? विदाउट रिपीटिशन, कोई भी डिजिट तीनों में से रिपीट नहीं होनी है। ठीक है, तो अगेन आई विल मेक 3 बॉक्सेस
यूनिट 10 और 100, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम 100 प्लेस, सबसे बड़ी प्लेस से स्टार्ट करना है, तो 0 को हटा दो यहाँ पे। तो कितनी डिजिट्स आने वाले हैं? 9, ठीक है। अब 10 प्लेस पे कितनी डिजिट अवेलेबल है? यहाँ पे 0 आ सकता है, लेकिन वो डिजिट जो ऑलरेडी 100 प्लेस पे आ गई है वो यहाँ पे रिपीट नहीं होगी। तो 10 - 1, अगेन 9 डिजिट्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो 9 ways टू फिल दिस प्लेस। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि जो डिजिट ऑलरेडी 100 प्लेस पे आ गई वो रिपीट नहीं होगी, लेकिन 0 अलाउड है यहाँ पे। तो टोटल में 10 डिजिट अवेलेबल थी इंक्लूडिंग 0, लेकिन उसमें से एक हटा दी जो 100 प्लेस पे ऑलरेडी आ गई थी। तो 10 - 1 ओनली 9 डिजिट्स आर अवेलेबल। तो इसको भरने के 9 वेज है, 9 तरीके। अब यूनिट प्लेस बचा अपने पास, तो यहाँ पे कितने वेज होंगे? तो 10 में से 2 डिजिट ऑलरेडी कंज्यूम हो गई हैं 100 प्लेस पे और 10 प्लेस पे। बाकी कितनी बची? 8 डिजिट्स, ठीक है ना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो जो डिजिट मैंने 100 प्लेस पे और 10 प्लेस पे यूज़ कर ली, अब वो वापस रिपीट नहीं होगी। तो 2 डिजिट हटा दो, 10 में से 2 गई, कितनी बची? 8। तो यहाँ कितने नंबर बनेंगे? 9 × 9 × 8, दैट इज 81 × 8 और 648। तो ये करेक्ट आंसर है। ऑल 3 डिजिट नंबर्स इन विच रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब तीनों डिजिट डिफरेंट। जैसे इन नंबर्स में से एक जैसे नंबर हो सकता है 1 2 3, है ना, तीनों डिजिट डिफरेंट है, रिपीटिशन नहीं है। तो इस टाइप के टोटल नंबर बनेंगे 648, 648 बाई यूजिंग FPC 9 × 9 × 8, ठीक है। तो नाउ आई होप it is clear how to apply FPC into counting of numbers. Now we come to our topic of permutation. Permutations means arrangements. कीवर्ड यहाँ पे क्या है? Arrangements, where order is important. The order of events is important, ठीक है। डिफरेंट ऑर्डर्स होंगे तो डिफरेंट परमुटेशन होगा, बदल जाएगा परमुटेशन। तो परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट्स वेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट में आपने देखा कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे एक ही ऑर्डर है ABCD, 4 लोग बैठे हैं। अब इसी को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं A को बीच में ले आए, B को कॉर्नर में ले आए, ठीक है। तो आप ऑर्डर बदलते जाएंगे तो परमुटेशन नए नए बनते जाएंगे, अरेंजमेंट्स नए बन जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द फॉर्मूला फॉर दिस। If there are total n objects, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं? n। उसमें अरेंज कितने करने हैं? r ऑब्जेक्ट्स, वेयर r शुड बी लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। r मैक्सिमम n के बराबर हो सकते हैं, n से ज़्यादा हो नहीं सकते क्योंकि टोटल ये n ऑब्जेक्ट्स हैं। तो परमुटेशन क्या है? फॉर्मूला क्या है? NPR। P मीन्स परमुटेशन, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? परमुटेशन का। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मिल गया। NPR मतलब टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से अरेंज करना है r ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो P मतलब परमुटेशन,
तो टोटल परमुटेशंस कितने बनेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला अपने को मिल गया परमुटेशन का। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को। मतलब इन ए रूम देयर आर 6 चेयर्स, एक रूम में 6 कुर्सी लगी हुई है। इन हाउ मेनी वेज 4 persons कैन बी सीटेड। ठीक है, तो एक्चुअली अपने पास 6 चेयर खाली चेयर पड़ी है, लेकिन रूम में कितने बंदे आए, सिर्फ 4 बंदों को बिठाना है। ठीक है, मतलब वो 4 चेयर पे बैठेंगे, 2 चेयर खाली रह जाएंगी, लेकिन कितनी वेज पॉसिबल है ये अपने को देखना है, कितने तरीके से मैं बिठा सकता हूँ 4 पर्सनस को 6 चेयर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे एन अपना कितना हो गया 6 और आर कितना हो गया 4। ठीक है, इज इट क्लियर? टोटल 6 चेयर में से 4 चेयर्स में ही अरेंज करना है, क्योंकि एक बंदे की चेयर पे बैठेगा। ठीक है, एन इज 6, आर इज 4। नाउ आई विल अप्लाई दैट फॉर्मूला एन पी आर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6p4 क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 फैक्टोरियल बनाने का कितना था 720 अपॉन 2, तो 360 वेज। ठीक है, so there are 360 ways to arrange 4 persons in 6 chairs। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने। 6 चेयर थी खाली और बंदे थे अपने पास 4, तो कितनी तरह से उनको बिठा सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट्स पॉसिबल आर 6p4 दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 360 तरीके से उनको अरेंज कर सकते हैं डिफरेंट वेज। ठीक है, अब मान लो 2 बंदे और आ गए, 6 चेयर्स आर देयर एंड 6 पर्सन्स। ठीक है, चेयर भी 6 और बंदे भी 6, तो हाउ मेनी सिटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो नाउ वी सी, यहाँ पे n भी 6 हो गया और r भी 6 हो गया, पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था r कैन बी लेस देन इक्वल टू n, 6 चेयर में 6 बंदे बैठने, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6p6। ठीक है, तो यूजिंग दैट फार्मूला 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। ठीक है, 0 फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन इज 1, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 दैट इज 720। ठीक है, 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 720, मतलब आपको अगर 6 में से 6 बंदे बिठाने, 6 चेयर और 6 पर्सन्स अवेलेबल हैं, तो दे कैन बी सीटेड इन 720 वेज, और 720 सिटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। ठीक है, इस एग्जांपल से एक इंपॉर्टेंट फार्मूला के डिराइव हो गया, NPN, मतलब n में से n ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स को अगर अरेंज करना है तो दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला।
एन पी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। ठीक है, यदि एन में से एन पूरे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज एन फैक्टोरियल। इसका एक और एप्लीकेशन हो सकता है, ये देखो क्रिकेट मैच में जैसे इंडिया को बैटिंग करनी है तो हाउ मेनी बैटिंग ऑर्डर्स आर पॉसिबल। है ना, बैटिंग ऑर्डर मतलब ओपन करने कौन जाएगा, फर्स्ट सेकंड, फिर थर्ड पोजीशन में कौन जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे, अप टू टोटल कितने बैट्समैन होते हैं एक टीम में, 11 बैट्समैन। ठीक है, सबको बैटिंग करनी है, सबका नंबर आएगा, तो कितने बैटिंग ऑर्डर्स पॉसिबल है ये देखना है। तो सभी को बैटिंग करनी है 11 P 11 मीन्स 11 फैक्टोरियल बैटिंग ऑर्डर्स आर पॉसिबल। तो बहुत बड़ा नंबर है ये तो। ठीक है, 10 फैक्टोरियल को भी 11 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके ये नंबर आएगा। तो आप देखिए कैप्टन का कितना हेडेक वाला जॉब है, उसको अरेंज करना है, इतने सारे ऑप्शन है उसको 11 फैक्टोरियल, उसमें से उसको एक बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करना है। ठीक है, तो जहाँ भी आप देखो कीवर्ड ऑर्डर आ गया मतलब आपको परमुटेशन यूज करना है, ये ध्यान रखें। फिर एक होता है कंडीशनल परमुटेशन। उसमें कोई ना कोई एक कंडीशन दी रहेगी, कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज दी रहेगी। ठीक है, तो उस कंडीशन के हिसाब से अपने को थोड़ा उसको चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूले को। उसमें जो क्या हो सकता है, जैसे मान लो आप ये क्वेश्चन है, यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड दिल्ली how many different words can be generated। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा है, फिर धीरे धीरे इसमें और कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। दिल्ली DELHI, ठीक है, इसमें के लेटर्स को यूज करके कितने डिफरेंट वर्ड्स अपन जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, इससे कोई मतलब नहीं है। तो डिफरेंटली अरेंज करना है दिल्ली के लेटर्स को। ठीक है, तो आप दिल्ली में ध्यान से देखिए कितने लेटर है, DELHI मतलब 5 लेटर है। ठीक है, दिल्ली दैट इज व्हाट 1 2 3 4 5 5 लेटर है, पांचों अलग अलग है। तो टोटल वर्ड्स मीन्स टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ दिस लेटर्स, मतलब परमुटेशन हो गए। ठीक है, तो 5P5 मीन्स 5 फैक्टोरियल और 120 वर्ड्स कैन बी जनरेटेड। इसका आंसर क्या आ गया 120। ठीक है, ये पांचों डिफरेंट लेटर है, उसको मैं अरेंज कर रहा हूँ 5 के 5 को, तो 5P5 दैट इज 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 120। तो दिल्ली के लेटर्स को यूज करके अपन 120 वर्ड बना सकते हैं अलग अलग। ठीक है, दिस इज क्लियर टू यू। नाउ सपोज आई टेक द वर्ड एज पटना। ठीक है, इसमें 5 लेटर है, PATNA पटना। तो इससे कितने वर्ड्स बनेंगे, तो आप देखिए ध्यान से देखिए कि इसमें सारे लेटर्स डिफरेंट नहीं है, ये ए और ये सेम है। ठीक है, 2 A's आर आइडेंटिकल, सेम है। ठीक है, तो अगर मैं इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करता हूं
तो कोई नया वर्ड क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ये वाला ए उठ के लास्ट में चला जाएगा और लास्ट वाला ए उठ के इधर आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे, तो भी पटना ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह पर कंडीशन आ गई कि 2 A's आर आइडेंटिकल और सेम। ठीक है, उसमें हम कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब उसकी पोजीशन चेंज करके कोई नया वर्ड क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर टोटल वर्ड्स कैलकुलेट करने हैं तो आई विल यूज दिस फार्मूला 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 लेटर है पटना में, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 2 A's आर देयर विच आर आइडेंटिकल, दैट इज 120/2 इक्वल टू 60। तो यहाँ आंसर क्या आएगा 60। 60 वर्ड ही बन सकते हैं पटना से, भले ही उसमें 5 लेटर है, लेकिन 2 A's आर आइडेंटिकल। तो जितने लेटर्स या आइटम्स आइडेंटिकल है उसके फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखो, ये कंडीशनल हो गया। हम इसका आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ। ये टोटल देयर आर n ऑब्जेक्ट्स, उसमें से p आर आइडेंटिकल। ये टोटल n में से p कुछ हैं आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिकल है, q आर आइडेंटिकल, r आर आइडेंटिकल, और जो बचे रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। तो जनरल फार्मूला बता रहा हूँ, टोटल n ऑब्जेक्ट्स में से p आइडेंटिकल या सिमिलर है, q अलग है कुछ आइडेंटिकल है, r भी अलग है वो आइडेंटिकल है, और जो बाकी लेटर्स या बाकी वर्ड्स ऑब्जेक्ट्स बचे हैं वो डिफरेंट है। तो टोटल परमोटेशन विल बी नाउ n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू r। ठीक है, तो जो जो सिमिलर या आइडेंटिकल हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है टोटल n फैक्टोरियल को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला को प्रैक्टिस करना है। ये था भाई जब कुछ चीज़ें टोटल ऑब्जेक्ट्स n में से कुछ चीज़ें सिमिलर या आइडेंटिकल हैं p q r, तो उनके फैक्टोरियल से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ एक वर्ड इलाहाबाद। ठीक है, तो पहले आप टोटल लेटर्स काउंट कर लीजिए कितने हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब सिमिलर छाटो इसमें, ए कितनी बार आ रहा है, तो टोटल 9 लेटर्स आर देयर। इसमें सिमिलर कौन कौन से, ए कितनी बार है 1 2 3 4, तो देयर आर 4 A's। ठीक है, और क्या रिपीट हो रहा है, एल, एल 2 बार आ रहा है, 2 L's आर देयर। ठीक है, बाकी 3 डिफरेंट हैं, कौन से हैं, एच है, बी है, डी है। तो डिफरेंट वाला नहीं देखना, अपने को देखना सिमिलर कौन सा है। 4 A's आर देयर एंड 2 L's आर देयर। तो इलाहाबाद के लेटर्स को यूज करके कितने बनेंगे टोटल वर्ड्स, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये आंसर आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर ऑप्शन में ऐसे दिया है तो फिर फर्दर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ गए। पहले टोटल लेटर्स काउंट करने, इलाहाबाद में कितने 9, उनमें सिमिलर कितने हैं 4 A's आर देयर, नहीं 1 2 3 4, 4 बार ए आ गया और 2 बार एल आ गया, तो वो सिमिलर हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो उनके फैक्टोरियल से मैं डिवाइड कर दूंगा। अब कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लिखना है नीचे। और एक वर्ड लेते हैं, है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं।
है ना, अमेरिका में एक रिवर है, उसका नाम क्या है? मिसिसिपी। मिसिसिपी, ठीक है। अब इसके मिसिसिपी के लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड बन सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप टोटल लेटर्स काउंट करिए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। आप देखिए एस कितनी बना रहा है? 1 2 3 4, 4 एस इसमें है। और आई कितनी बना रहा है? 1 2 3 4, 4 आईज आर देयर। और क्या रिपीट हो रहा है? पी, पी कितनी बना रहा है? 2 पीज आर देयर। सिर्फ एम एक अकेला सिंगल लेटर जो डिफरेंट है, बाकी सब रिपीट हो रहा है। एस 4 बार आ रहा है, आई 4 बार आ रहा है, पी 2 बार आ रहा है। तो इसमें कितने वर्ड बन जाएंगे? टोटल 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ना आई होप इट इज क्लियर टू यू। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले हमको टोटल काउंट करना है, टोटल ऑब्जेक्ट्स। फिर जो सिमिलर है या आइडेंटिकल है उनको अलग से छांटना है, फिर उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है टोटल के फैक्टोरियल, ठीक है। एक और वर्ड लेते हैं जो आजकल बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है ना, 1 साल से यही सुन रहा था, कोरोना। कोरोना, 1 साल से कोरोना का ही रोना चल रहा है। अब इसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है कोरोना के ऊपर, ये देखिए आप। तो पहले टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे कोरोना के ऊपर, कोरोना के लेटर्स को यूज करके। कोरोना तो इसमें आप देखिए टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 लेटर हैं कोरोना में। और उसमें सिमिलर कौन से हैं, आइडेंटिकल कौन से हैं? 2 ओज आर देयर, ठीक है। बाकी तो कोई रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ ओ 2 बार आ रहा है, बाकी सी आर एन ए अलग अलग है। तो टोटल वर्ड कितने बनेंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 360। 2 फैक्टर्स को डिवाइड किया अगेन, बिकॉज 2 ओज आर देयर। तो कोरोना में से टोटल वर्ड निकल के आएंगे 360 डिफरेंट वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड कोरोना। अब इसका बी पार्ट क्या है कोरोना का, ये देखते हैं ना। अलग अलग कंडीशन सब इसमें आ रही हैं। टोटल वर्ड्स इन विच the 2 O's are together, ठीक है। आप ध्यान से देखना इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। कोरोना में वैसे टोटल वर्ड्स बनाने अपने को जिनमें दोनों ओ जो उनको एक साथ रखना है। 2 O's are together, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। हमने देखा टोटल वर्ड कितने बने थे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 360 वर्ड बने थे, लेकिन उसमें से कितने वर्ड हैं जिसमें दोनों ओ एक साथ आएंगे? तो एक और कंडीशन इसमें डाल दी अपने, 2 O's are together, ठीक है। तो नाउ आई विल सॉल्व दिस कोरोना। तो दोनों ओ एक साथ चाहिए, तो उनको एक ऐसा बॉक्स बना दो, ठीक है। फोटो था 2 O's together, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट काउंट होगा। ये जो बॉक्स है एक ही बॉक्स, मतलब एक एलिमेंट काउंट होगा। बाकी अब क्या बची है? डिफरेंट सी आर एन ए, ठीक है। तो ये डिफरेंट लेटर कितने हो गए? 4, ठीक है। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स अपने पास कितने हो गए? 2 O's को मिला के एक ही काउंट हुआ, 1 प्लस 4 5, ठीक है। तो 1 प्लस 4 टोटल ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने होगा? 5 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। तो ये 5 फैक्टोरियल हो गया।
इनटू अभी ये दो एक साथ रखे हैं, इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक ही तरीका है, क्योंकि 2 आर आइडेंटिकल, उसको आपस में इंटरचेंज भी कर दो तो कुछ नहीं होगा, वैसे वैसे ही रहेगा। फॉर्मूले से भी देखा है तो 2 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, बोथ आर आइडेंटिकल, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल इंटू 1 ओनली, दैट इज 120 वर्ड्स। ठीक है, क्लियर है आपको? पहले मैंने दोनों ए को एक साथ रख दिया और बाकी 4 लेटर, तो 1 और 4 टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हो गए, उनको अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल वे में। लेकिन क्योंकि ये दोनों ओ को एक साथ रखा था, उसका भी देखना पड़ेगा कि ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, तो उसके लिए भी एक ही तरीका मिला मुझे, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 1, दैट इज 120 वर्ड्स ओनली कैन बी जनरेटेड इन विच 2 ओज आर टुगेदर। ठीक है, तो आप तरीका समझ गए। अब इसका कोरोना का सी पार्ट क्या है? टोटल वर्ड्स इन विच 2 ओज आर नॉट टुगेदर। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन उन्होंने चेंज कर दिया। बी पार्ट में क्या था? 2 ओज आर टुगेदर। अब वो बोल रहे हैं कि आप टोटल वर्ड बनाएंगे जिसमें 2 ओज आर नॉट टुगेदर। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्टली नहीं आएगा, इनडायरेक्टली आएगा, ए पार्ट माइनस बी पार्ट। ए पार्ट में क्या था? टोटल वर्ड्स, माइनस बी पार्ट में क्या था? वर्ड्स इन विच 2 ओज वर टुगेदर। तो टोटल वर्ड में से वो वाले वर्ड माइनस करने हैं जिसमें 2 ओज जो एक साथ थे, 2 ओज वर टुगेदर, तो अपने को इनडायरेक्टली इसका आंसर मिल जाएगा, टोटल वर्ड्स इन विच 2 ओज आर नॉट टुगेदर। तो टोटल वर्ड अपने कितने बने थे? 360 माइनस 2 ओज टुगेदर वाले 120, दैट इज 240। ठीक है, तो सी पार्ट का आंसर 240 है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए? अगर ये क्वेश्चन पूछा है टोटल वर्ड्स इन विच 2 ओज आर नॉट टुगेदर, तो कैसे करना है? पहले टोटल वर्ड्स में से वो वाले वर्ड माइनस करने जिसमें 2 ओज वर एक्चुअली टुगेदर, तो इनडायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा सी पार्ट का। तो टोटल वर्ड हमने 360 है, उसमें से 120 में 2 ओज टुगेदर है और बाकी 240 मीन्स दे आर नॉट टुगेदर। अब इसी में एक और परमुटेशन होता है, सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर, जैसे अपन ने सिटिंग अरेंजमेंट में देखा था, लीनियर होता है, सर्कुलर भी पॉसिबल है, सर्कल में बैठाना है। ठीक है, सर्कल में अरेंज करना ऑब्जेक्ट्स को या पर्सन्स को। So suppose there are total n objects are there जिनको एक सर्कल में अरेंज करना है, सर्कुलर परमुटेशन। तो जैसे हमने सीटिंग अरेंजमेंट में देखा था कि कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फिक्स करना पड़ेगा, तभी अपन सर्कल बना सकते हैं पूरा। सो दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट, वहाँ पे पहले एक बंदे को बिठाना पड़ेगा, तभी फिर बाकी बंदे बैठेंगे विद रेफरेंस टू हिम। तो सर्कुलर परमुटेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो टोटल अगर n ऑब्जेक्ट है उसमें से एक को मैंने फिक्स कर दिया, तो बाकी कितने बचे? n माइनस 1। तो दे कैन बी अरेंज इन n माइनस 1 फैक्टोरियल वेज। तो सर्कुलर परमुटेशन कितने बनेंगे? n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये एक कम है। अगर लीनियर अरेंजमेंट होता तो फिर पूरा n फैक्टोरियल हो जाता, लेकिन सर्कुलर में क्योंकि एक पॉइंट फिक्स्ड है तो उनमें n माइनस 1 फैक्टोरियल वेज बनेगा।
जैसे मान लो आपके पास 10 बंदे हैं, 10 पर्सन्स, तो उसमें लीनियर अरेंजमेंट अगर लाइन में अरेंज करना है तो वो तो पूरा 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट करना है आपको, उन्हीं बंदों को सर्कल में अरेंज करना है। तो एक बंदे को फिक्स करना पड़ेगा, तो 10 - 1 दैट इज 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो याद ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर सर्कुलर परमुटेशन पूछा है तो एक कम कर दो, n - 1 फैक्टोरियल उसका आंसर होगा, अगर n ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में अरेंज करना है। लाइन में अरेंज करना है तो वही रहेगा n फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट्स याद रखना है। एक और जो इसमें आजकल कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज बेस्ड ऑन रैंक ऑफ ए वर्ड। कैंपस में आजकल इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। रैंक ऑफ ए वर्ड, ठीक है। तो रैंक ऑफ वर्ड में क्या करना है, जो जितने भी वर्ड बने हैं, if all the words are arranged alphabetically, as in डिक्शनरी, आपने जैसे डिक्शनरी देखी होगी उसमें वर्ड्स रैंडमली अरेंज नहीं होते, अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं। मतलब पहले आप देखो सारे वर्ड ए वाले आएंगे उसमें, ठीक है, फिर आप देखोगे तो बी वाले वर्ड्स आएंगे, लाइक सो ऑन। तो ए टू जेड वो उसमें डिक्शनरी में जो वर्ड्स है वो अरेंज होते हैं, अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं, ठीक है। तो इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज अल्फाबेटिकली एज इन डिक्शनरी फ्रॉम ए टू जेड, देन द पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड is called the rank of that word, ठीक है। तो रैंक कुछ नहीं है, उस पर्टिकुलर वर्ड की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड व्हेन ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। तो जो पोजीशन है वही उस वर्ड की रैंक है, इट इज कॉल्ड द रैंक ऑफ दैट वर्ड, ठीक है। अब इसको 2-3 एग्जाम्पल समझते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है, रैंक ऑफ द वर्ड। डेफिनेशन आपने नोट कर ली इसकी। अब जैसे सपोज आई हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ मैन, ठीक है। तो वर्ड अपना क्या है, मैन, MAN, मैन, उसकी रैंक निकालनी है। तो मैन से टोटल वर्ड कितने बनेंगे, 3 लेटर्स आर डिफरेंट, तो 3 फैक्टोरियल 6, ठीक है। लेकिन उनको मुझे अब अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो। ए वाले वर्ड बनेंगे, फिर M वाले, फिर N वाले, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, उन लेटर्स को ही अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, मैन के AMN, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड क्या बनेगा, फर्स्ट पोजीशन पे A आएगा, फिर M आएगा, फिर N आएगा, AMN, ठीक है। मैं सारे वर्ड बना रहा हूँ, मतलब इसमें विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग सब आ जाएंगे, जो मैन के लेटर्स को यूज करके बन रहा है। सेकेंड वर्ड आपका क्या बनेगा, ANM, ठीक है। तो 2 वर्ड बन गए स्टार्टिंग विद लेटर A, AMN पहले आया, फिर सेकेंड पोजीशन पे AN। अब देखिए A वाले खत्म हो गए, अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, फिर क्या आएगा, अल्फाबेटिकली A आएगा, फिर N आएगा। तो थर्ड पोजीशन पे क्या आ गया, मैन, फोर्थ पोजीशन पे MN नहीं,
फिफ्थ पोजीशन पे क्या आएगा, एम वाले दोनों बन गए, एन, एन ए एम, है ना। हर पोजीशन पे आप देखना अल्फाबेटिकली क्या आएगा। तो अगर एन आ गया फर्स्ट पोजीशन में तो सेकंड स्लॉट में ए आएगा पहले एम के, ठीक है। तो एक्चुअली अब मैंने 6 के 6 वर्ड बना दिया है ना। आगे अपने को सारे वर्ड बनाने नहीं है ध्यान में, ये सिर्फ इलस्ट्रेट करने के लिए, समझने के लिए मैंने बनाया कि मैन से ये 6 वर्ड जनरेट हुए, उनको मैंने अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। तो फर्स्ट वर्ड इज ए एम एन, सेकेंड इज ए एन एम, थर्ड इज एम ए एन मैन, फोर्थ इज एम एन ए, फिफ्थ इज एन ए एम, सिक्स्थ इज एन एम ए, ठीक है। अपना लेकिन वर्ड क्या था, मैन। तो मैन देखिए कहाँ पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, मीन्स मैन की कितनी रैंक हो गई, थर्ड रैंक, ठीक है। सो द रैंक ऑफ मैन इज थर्ड, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पे आ गया जब अल्फाबेटिकली मैंने अरेंज किए सारे वर्ड्स को। लेकिन ये लेंदी प्रोसेस है, ये ध्यान रखिए। आगे जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें मैं सारे वर्ड्स ऐसे अरेंज लिखूंगा नहीं, पूरे अरेंज नहीं करूंगा, उस पर्टिकुलर वर्ड पे अपन फोकस करेंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ समझने के लिए था कि रैंक का मतलब क्या होता है। अब जैसे मान लो एक लड़के का नाम है ना, आप में से भी कोई हो सकता है, रवि। व्हाट इज रैंक ऑफ रवि, ठीक है। तो व्हाट इज रवि, तो रवि में कितने लेटर हैं, 4 लेटर्स, ठीक है। तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे, 4 फैक्टोरियल ऑफ 24 वर्ड्स। लेकिन मैं सब वर्ड बनाऊंगा नहीं है ना, इतना टाइम अपने पास नहीं है कि सारे वर्ड बनाते रहो, इट इज़ वेरी लेंथी प्रोसेस। अपना फोकस किस पे करना है, रवि पे। तो पहले रवि के लेटर्स को अरेंज कर लो अल्फाबेटिकली, ए, देन क्या आएगा, आई, देन आर, देन वी, ठीक है। तो पहले मैंने लेटर्स को अरेंज किया अल्फाबेटिकली, किसके, रवि के। अभी रवि में 4 लेटर, तो 4 लेटर के ही वर्ड बनेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन पे पहले ए को बिठाएंगे, ठीक है। तो बाकी अब 3 लेटर बच गए, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकते हैं। तो कितने वर्ड बन गए, 6 वर्ड, जिनका फर्स्ट लेटर क्या था, ए, ठीक है। अब मैंने पूरी लिस्ट नहीं बनाई कौन कौन से वर्ड बने, उससे मतलब भी नहीं है, क्योंकि अपना टारगेट क्या है, रवि। रवि का फर्स्ट लेटर आर है, तो अपने को आर तक पहुंचना है। लेकिन उससे पहले ए के फर्स्ट लेटर वाले 6 वर्ड बन गए। सिमिलरली अब सेकेंड पोजीशन में क्या आएगा, आई आ जाएगा, फिर 3 प्लेस बच गई, तो 3 फैक्टोरियल। तो आई से स्टार्टिंग वाले भी 6 वर्ड बन गए, कौन से बने अब उससे मतलब नहीं है, पर 6 वर्ड बन गए जिनका कि फर्स्ट लेटर आई था, ठीक है। तो 6 और 6 टोटल 12 वर्ड बन चुके हैं अभी तक रवि नहीं आया। तो ठीक है, आप प्रोसेस समझ रहे हो। पहले अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो, फिर देख लो कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आएगा, ए आएगा, है ना। बाकी 3 पोजीशन बची हैं, क्योंकि 4 लेटर का वर्ड है, तो बाकी लेटर्स 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे, 6। फिर फर्स्ट पोजीशन में आई आएगा, है ना। आई से स्टार्टिंग होने वाले वर्ड बनेंगे, वो भी 6 बनेंगे। तो 6 और 6 12 बन चुके हैं। अब इसके आगे देखते हैं अपन रवि कब आएगा, ठीक है। तो 12 ऑलरेडी हो चुके हैं। अब 13th वर्ड क्या बनेगा, है ना। हमने पोजीशन क्या थी, ए आई आर वी, तो ए वाले 6 बन गए, आई वाले 6 बन गए, खत्म। अब आर वाले मुझे स्टार्ट करने, क्योंकि आर वाले स्टार्टिंग से ही रवि आएगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे आर आ गया, सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा, अपने पास क्या बचा, आई और वी, तो आई पहले आ जाएगा। ये 13th वर्ड बनेगा आपका, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये मैंने पूरा वर्ड बनाया 13, क्योंकि फर्स्ट लेटर आर आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे आर है, सेकंड पोजीशन पे ए आएगा अल्फाबेटिकली,
है ना, क्योंकि आई के पहले ये आता है और वी के पहले आई आता है, तो आर ए आई वी। अब मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि अभी तो अपना टारगेट अचीव नहीं हुआ। अपना टारगेट क्या है, रवि आना चाहिए। ठीक है, हमेशा टारगेट ध्यान रखना, फोकस किसके ऊपर है, रवि के ऊपर। अब इसके बाद कौन सा वर्ड बनेगा 14 पोजीशन पे, आर ए। अब आर और ए फिक्स हो गया, अब यहाँ पे वी आ जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी 13 में आई पहले आ चुका है, 2 लेटर बचे थे आर और ए के बाद आई और वी, तो आई वी पहले आ गया, फिर उसको इंटरचेंज हो गया तो वी आई। ये कौन सा पोजीशन हो गई, 14th रैंक। तो ये वर्ड अपना बन गया रवि, दैट मीन्स रैंक ऑफ रवि इज 14। तो इसको आपको स्टेप बाय स्टेप चलना, ही ध्यान रखना, जब तक ये वो वर्ड जो टारगेट वर्ड है जिसकी रैंक निकालनी है वो नहीं आ जाए। तो वो आया 14th पोजीशन पे, तो रैंक ऑफ रवि इज 14th। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे वर्ड भी रैंक ही है। व्हाट इज रैंक ऑफ रैंक, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैंपस में आ चुका है। व्हाट इज द वर्ड रैंक ऑफ वर्ड रैंक। तो अगेन 4 लेटर वर्ड, 24 इसमें बनेंगे 4 फैक्टोरियल। पहले अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो, ए के एन और फिर क्या आएगा, आर। ठीक है, ए से स्टार्ट होने वाले बन गए 3 फैक्टोरियल, 6 वर्ड, है ना। बस आप लोगों को ऐसे बनाना है, एक्चुअल लिस्ट नहीं बनानी पूरी। फिर के वाले बन गए 6 वर्ड, है ना। ए हो गया ख़त्म, के ख़त्म हो गया, फिर एन से स्टार्ट होने वाले बन जाएंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली चलना है। अब ध्यान से देखिए, 6 6 6 18 वर्ड बन गए, अभी तक रैंक नहीं आए। अब 19वां वर्ड कौन सा होगा 19 पोजीशन पे, आर ए। ठीक है, आर के बाद ए आएगा अल्फाबेटिकली, लेकिन एन के पहले फिर के आ जाएगा, तो आर ए के एन बना, ना कि रैंक बना। तो 19 वर्ड इज आर ए के एन। फिर उसके बाद क्या आएगा, आर फर्स्ट पोजीशन में आर फिक्स हो गया, सेकेंड में मैंने ए फिक्स कर दिया, अब के एन इंटरचेंज हो जाएंगे, ये रैंक आ गया जो अपने को चाहिए था। तो रैंक ऑफ रैंक क्या हो गई 20th पोजीशन पर आया रैंक। ठीक है, 18 वर्ड पहले बन गए थे, ए स्टार्टिंग वाले, के स्टार्टिंग वाले, एन स्टार्टिंग वाले। ठीक है उसके बाद आया 19 पोजीशन पे आर ए के एन, क्योंकि अल्फाबेट में के पहले आता है, एन बाद में आता है। फिर 20th पोजीशन पे जाके आया रैंक आर ए एन के। तो हर एक पोजीशन, हर एक स्लॉट पे अपने को देखना है कौन सा लेटर अल्फाबेटिकली पहले आएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से रैंक डिसाइड होगी। रैंक मतलब उसकी पोजीशन। अब जैसे मुझे निकालनी है रैंक ऑफ सचिन, ठीक है, आप इसको करके देखिए। अब सचिन में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फैक्टोरियल 720 वर्ड बन सकते हैं सचिन में से। पहले अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद ए कितने बनेंगे 5 फैक्टोरियल, फिर टोटल 6 लेटर है। फर्स्ट लेटर ए हो गया, बाकी बचे SCHIN, 5 लेटर, तो 5 फैक्टोरियल 120 बेस में अरेंज हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग में लेटर ए 120 वर्ड बन गए। सिमिलरली स्टार्टिंग में लेटर सी, अगेन 120। ठीक है, ए वाले 120, सी वाले 120, फिर क्या आएगा एच वाले अगेन 120, फिर क्या आएगा आई वाले अगेन 120। क्योंकि मुझे कहाँ तक पहुँचना, सचिन का फर्स्ट लेटर क्या है एस,
तो पहले मैं सारे वर्ड बना रहा हूँ जिनका फर्स्ट लेटर उस एस के पहले आ रहा है, ACHIN, है ना। तो 120 इंटू 5 कितने वर्ड बन गए? 600 वर्ड पहले बन गए ऑलरेडी, ठीक है। अभी तक सचिन नहीं आया। ए वाले 120 वर्ड बन गए, सी से स्टार्ट होने वाले 120, एच से स्टार्ट होने वाले, आई से स्टार्ट हो रहे, एल से स्टार्ट हो रहे, ठीक है। तो ऑलरेडी ये बन गए हैं। अब कौन से वर्ड बने इससे मतलब नहीं है अपने को, मतलब किससे? सचिन, बिकॉज आवर टारगेट इज सचिन। तो 600 वर्ड ऑलरेडी बन चुके हैं सचिन में से। अब देखो, अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा? एस आएगा, है ना, क्योंकि ए वाले, सी वाले, एच वाले, आई वाले, एन वाले सब बन चुके थे, 600 वर्ड हो चुके थे। अब जाके फर्स्ट पोजीशन पे एस आया, बाकी अपने पास ये बचे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अल्फ़ाबेटिकली ही अरेंज है, ए है, फिर सी है, फिर एच है। तो सचिन में फर्स्ट लेटर हो गया एस, बाकी ये 5 लेटर हैं वो ऑटोमेटिकली अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है, ACHIN। तो 600 के बाद इसका सीधा सचिन का नंबर आ गया, तो इसकी रैंक क्या हो गई? 601, ठीक है। दिस इज द आंसर। रैंक ऑफ सचिन इज 601, ठीक है। अभी क्वेश्चन में बुक का ले लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ड ऑन परमुटेशन ऑफ वर्ड्स, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड अलेक्जेंडर be arranged? Word is Alexander. This is question number 3 from the book. अब देखिए अलेक्जेंडर में टोटल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल लेटर्स आर 9। इसमें कुछ रिपीट हो रहा है क्या? रिपीट हो रहा है। ए कितनी बार आ रहा है? 2 A's आर देयर। और क्या रिपीट हो रहा है? ई रिपीट हो रहा है, 2 E's आर देयर। और कुछ रिपीट हो रहा है? ठीक है, तो ए 2 बार आ रहा है, ई 2 बार आ रहा है, तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे अलेक्जेंडर में से यूजिंग दैट फॉर्मूला? तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और क्योंकि ऑप्शन में एक्चुअल वैल्यू दी हुई है तो अपने को एक्चुअल वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। 9 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी? इफ यू रिमेंबर, 3628880 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4, ठीक है। देखिए क्या आंसर आता है। So if you calculate correctly, answer is 90720.
90,720, 90,720 इतने वर्ड बन जाएंगे इसमें से। Now we'll discuss about the second part of the topic permutation and combination. So already we have discussed about permutation. Now we'll discuss combinations. Combinations basically means selections or choice. ठीक है, आपको सिलेक्ट करना है या चूज करना है, then we will use combinations. So combinations basically means selections or choice where order is not important. यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहले क्या हो रहा है बाद में क्या हो रहा है, ठीक है, सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है, चूज करना है। तो कीवर्ड है सिलेक्शंस और चॉइस वेयर ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपने देखा था परमुटेशन में ऑर्डर वॉज इम्पोर्टेंट, लाइक सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, बट हेयर ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ओनली वी हैव टू डू सिलेक्शंस और चॉइस। तो देन वी हैव टू यूज कॉम्बिनेशंस। एक एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। सपोज आप एक मल्टीप्लेक्स में गए, ठीक है, सो देयर आर 3 पिक्चर्स अवेलेबल, 3 पिक्चर के शो चल रहे हैं। सपोज पिक्चर नेम इज ABC, है ना, 3 अलग अलग पिक्चर्स हैं वहाँ पे, 3 थिएटर में चल रही मल्टीप्लेक्स में। नाउ यू कैन वॉच ओनली 2 पिक्चर्स, ठीक है, आपके पास टाइम और पैसे इतने कि आप 2 पिक्चर के टिकट खरीद सकते हैं। तो आपको चूज करना है कि 3 में से आप कौन कौन सी 2 पिक्चर देखोगे। इधर आई कैन चूज AB, है ना, A और B के टिकट खरीद लिए, या फिर B और C के ले लिए टिकट, ये एक अलग कॉम्बिनेशन हो गया, या फिर C और A के ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप पहले A देख रहे हो बाद में B देख रहे हो, आपने चूज क्या किया कि आपको 2 पिक्चर देखनी है A और B। पहला शो आप A का देखते हो, बाद में B का, या पहले B का बाद में A का, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपने 3 सिलेक्शंस किए यहाँ पे, और देयर आर 3 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, ठीक है। सो दिस इज कॉम्बिनेशन। 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट चूज करने हैं, तो 3 तरीके से हो सकते हैं, इधर AB, BC और CA। अब C और AC अलग नहीं है, एक ही चीज़, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ कमिंग टू द फार्मूला, जैसे परमुटेशन का फार्मूला था, यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन का फार्मूला। टोटल अगर अपने पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें सिलेक्ट करने हैं R ऑब्जेक्ट्स, मेरा R should be less than equal to n। तो टोटल कॉम्बिनेशन इज NCR, C मतलब कॉम्बिनेशन, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये अब सेकेंड इंपॉर्टेंट फार्मूला अबाउट द कॉम्बिनेशन और चॉइस और सिलेक्शन। कितने हो सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे अपने केस में n कितना था यहाँ पे 3, R वाज 2, 3 में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने थे, सो 3C2, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, तो 6/2 3 कॉम्बिनेशंस।
ठीक है, तो वही पिक्चर वाला एग्जाम्पल मैंने फार्मूले से सॉल्व करके आपको दिखाया। 3 पिक्चर्स अवेलेबल है आपको, 2 पिक्चर के टिकट खरीदना है, तो 3C2 इज 3। आप देखिए अगर फॉर्मूला कंपेयर करें, NPR का फॉर्मूला क्या था जो पहले अपन ने देखा था, n फैक्टोरियल अपॉन, और NCR का फॉर्मूला क्या है, ऊपर तो सेम ही है, नीचे r फैक्टोरियल से और डिवाइड हो गया। दैट मीन्स वी कैन राइट NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन r फैक्टोरियल। ठीक है, आप दोनों कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो जनरली कॉम्बिनेशंस आर लेस देन परमुटेशंस, क्योंकि परमुटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड फार्मूलाज फॉर कॉम्बिनेशन। जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, पहला फॉर्मूला था ये, फिर देखा NCR n फैक्टोरियल अपॉन n कितना होगा, अगर n में से n को ही सिलेक्ट करना है तो r भी यहाँ पे n हो गया, सो दैट इज 1 ओनली, है ना। n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल टू 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। तो एक ही तरीका अगर आपको सबको सिलेक्ट करना है, NCN इज 1, सिमिलरली NC0 आपको किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना, तो यहाँ पे r कितना हो गया, 0 हो गया, n माइनस 0 हो गया, n फैक्टोरियल हो जाएगा। ये भी एक तरीका ही है, ओनली 1 कॉम्बिनेशन इज देयर। तो NCN भी 1 है, NC0 भी 1 ही है। ठीक है, और आगे देखें, व्हाट इज NC1, n में से आपको एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना, NC1, तो n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 यूजिंग द स्टैंडर्ड फार्मूला। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 सकते हैं, तो कितना बचेगा n, क्योंकि n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। NC1 इज n, जैसे 10C1 इज इक्वल टू 10। अगर 10 डिफरेंट आइटम है, एक आइटम लेना है तो उसके 10 तरीके हैं, तो 10C1 इज 10, तो NC1 इज n। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इसमें, NCR इज ऑल्सो इक्वल टू NCN माइनस R। ठीक है, जब आपने R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया ऑलरेडी, तो कितने बचे, n माइनस R, क्योंकि टोटल ऑब्जेक्ट n है, तो भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। आप चाहें तो फॉर्मूले में भी डाल के इसको चेक कर सकते हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम आएगा। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, दैट मीन्स 10C3 किसके इक्वल होगा, 10C 10 माइनस 3 मतलब 7, दोनों इक्वल है, 10C3 और 10C7 आर इक्वल। ठीक है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। एक और फॉर्मूला जो कभी कभी यूज होता है, NCR प्लस NCR माइनस 1, n प्लस 1 ऊपर एक बढ़ जाएगा, CR, जैसे 10C7 प्लस 10C6। ठीक है, यहाँ पे n कितना है 10, R कितना है 7, तो 10C7 प्लस 10C6, n प्लस 1 मतलब 11 C7। ठीक है, तो डायरेक्ट अपन यूज कर सकते हैं फॉर्मूले। ये 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको मैंने बताया जो डायरेक्ट यू कैन यूज इन कैलकुलेशंस और सॉल्विंग द क्वेश्चंस। नाउ विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो जनरली आते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सिलेक्शन ऑफ क्रिकेट टीम,
ठीक है। क्रिकेट टीम आपको मालूम है, एक टीम में कितने प्लेयर खेलते हैं? 11, ठीक है। लेकिन कुछ प्लेयर बाहर भी बैठे थे बेंच पे, तो वी हैव टू सिलेक्ट 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 15 अवेलेबल, ठीक है। जब पूरी टीम का अनाउंसमेंट होती है तो उसमें 15 प्लेयर्स का नाम रहता है, लेकिन खेलते हैं 11 ही हैं। तो कितने सिलेक्शन पॉसिबल है? तो 15 C 11, ठीक है। डायरेक्ट वो सिलेक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन। तो टोटल 15 में से 11 आपको प्लेयर सिलेक्ट करने, 15 से 11। तो 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। दिस यू कैन कैलकुलेट सिलेक्शन ऑफ क्रिकेट टीम इज 15 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 4। अब इसमें अगर एक और कंडीशन डाल दें, सिलेक्शन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इफ विराट कोहली इज कैप्टन, ठीक है। तो कैप्टन तो ऑलरेडी फिक्स हो गया, डिसाइड हो गया कि भाई कोहली जो है वो अपना विराट कोहली वही कैप्टन रहेगा। इसका क्या मतलब है? उसको ऑलरेडी अपने सिलेक्ट कर लिया है टीम में, ठीक है। तो बाकी कितने प्लेयर सिलेक्ट करने हैं? 10, ठीक है। टोटल 11 होने चाहिए, कोहली तो ऑलरेडी है, तो बाकी 10। लेकिन अब प्लेयर कितने बचे जिसमें से सिलेक्ट करना है? तो 15 की जगह अब 14 प्लेयर ही अवेलेबल है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, 14 C 10 बचेगा। ये कोहली तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, तो टोटल में से भी हट गया वो 15 में से 14 ही। 14 प्लेयर में से अब अपने को 10 प्लेयर सिलेक्ट करने बाकी के। तो 14 फैक्टोरियल अपॉन, इसको आप कैलकुलेट करेंगे अगर, तो ये आंसर आएगा 1001, ठीक है। तो इसमें से एक क्या चीज निकल के आई अपने पास? इफ वी हैव टू सिलेक्ट आवर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n objects if one object is already selected, जैसे हमें कोहली वॉज ऑलरेडी सिलेक्टेड, तो n-1 C R-1, ठीक है। यदि एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है, फिक्स हो गया है, तो बाकी अब n-1 ही बचे हैं, उसमें से आपको R-1 ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया जिससे ये फॉर्मूला यूज होगा, है ना। n में से R सिलेक्ट करना है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो n-1 C R-1। फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं इसमें कैंपस में बेस्ड ऑन हैंडशेक्स। In a room 10 persons are there, ठीक है। Each person has to shake hands with all others once, ठीक है। तो 10 जो बंदे हैं उसमें हर एक बंदे को बाकी सब जो बंदे हैं उनसे एक एक बार हाथ मिलाना है ना। डबल हैंडशेक नहीं करना, एक बार ही हाथ मिलाना है, लेकिन बाकी सबसे हाथ मिलाना है। तो टोटल हैंडशेक्स कितने होंगे? ठीक है, ये भी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कैंपस में आता रहता है। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स, ठीक है।
तो या तो एक तरीका है कि आप टोटल काउंट करो, जैसे पहला बंदा है वो है ना, टोटल 10 बंदे हैं, पहला बंदा आपने सेट किया तो बाकी कितने बंदे बचे, 9, 9 से हैंड शेक करेगा, फिर अगला वाला 8 से करेगा हैंड शेक। ठीक है, तो ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गई। अगर फॉर्मूला यूज करना है अपने को इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो फॉर ईच हैंड शेक वी हैव टू सिलेक्ट 2 persons आउट ऑफ 10। ठीक है, क्योंकि हैंड शेक 2 बंदों के बीच में होता है, बिटवीन 2 persons। ठीक है, तो एट ए टाइम यू हैव टू सिलेक्ट ओनली 2 persons आउट ऑफ टोटल 10 persons। ठीक है, हैंड शेक 2 बंदों के बीच में होगा। अब यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि राम श्याम से हाथ मिला रहा है, श्याम राम से हाथ मिला रहा है, बात एक ही है। दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो टोटल हैंड शेक्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, (10c2). ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल यूजिंग द फॉर्मूला। तो 10 इंटू 9, फिर 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन 2, तो 45। आंसर इज 45 हैंड शेक्स। ठीक है, क्योंकि अगर आप 1 से लेकर 9 तक जोड़ोगे तो भी 45 ही आएगा, पर वो लेंथी प्रोसेस है, अपने सीधे फार्मूला यूज कर दिया। तो जनरल फार्मूला क्या निकल के आया इसमें से, इधर n persons टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स विल बी NC2। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। n बंदे हैं तो कितने हैंड शेक्स होंगे, NC2। फिर कुछ प्रॉब्लम आती है जनरली जो कैंपस में आ रही है, बर्थडे पार्टी प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो आप। ठीक है, मान लो एक बंदा है राज, उसका आज बर्थडे है, तो राज हैज टू इनवाइट 1 or more friends out of 5 friends अवेलेबल। ठीक है, वो जहाँ पे रहता है उसके सिटी में उसके 5 फ्रेंड्स हैं, अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं। अब उसकी बर्थडे पार्टी आज राज की, तो उसको इनवाइट करना है 1 or more फ्रेंड्स आउट ऑफ टोटल 5 फ्रेंड्स अवेलेबल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं इस इनविटेशन के, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो कम से कम उसको एक फ्रेंड को बुलाना है पार्टी के लिए, और मैक्सिमम वो 5 फ्रेंड को बुला सकता है। ठीक है, पार्टी के लिए। जो पार्टी तब शुरू होगी जब कम से कम एक उसका फ्रेंड आ जाएगा, अकेले तो पार्टी करेगा नहीं वो राज। तो मैथमेटिकली देखें इसको, तो मान लो एक फ्रेंड को बुला रहा है वो, तो उसको सिलेक्ट करना है 5 में से एक फ्रेंड, 5C1। ठीक है, इतनी वेज पॉसिबल है। 2 फ्रेंड्स के लिए अब टोटल 5 में से उसको 2 सिलेक्ट करना है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो टोटल वेज कितनी हो जाएंगी, 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C4। ठीक है, या तो 5 में से एक फ्रेंड को सेट करेगा तो 5C1, 2 फ्रेंड को बुला रहा तो 5C2, 3 को बुला रहा है तो 5C3, 4 को बुला रहा है 5 में से तो 5C4, 5 में से 5 को बुला रहा तो
5C5, ठीक है। अब इसको आप ऐड करोगे अगर अलग अलग निकाल के, ठीक है, तो अगर आप उसको कैलकुलेट करके ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 31। तो देयर आर टोटल 31 ways in which he can invite। पर इसका शॉर्टकट क्या है, ये तो मैंने लेंदी फार्मूला यूज किया ना। 5 की जगह मान लो अगर 10 फ्रेंड होते तो फिर 10C1 + 10C2 up to 10C10 बहुत लेंदी हो जाता है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला यूज कर सकते हैं, दैट यू कैन नोट डाउन। NC1 + NC2 up to NCN is 2n-1, ठीक है। हो सकता है आपने स्कूल लेवल में फॉर्मूला पढ़ा होगा, उस टाइप आपको ध्यान नहीं दिया हो। ये तो इंपॉर्टेंट फार्मूला, अगर NC1 + NC2 up to NCN ऐड करते हैं तो टोटल इज ऑलवेज 2n-1। तो राज के केस में n कितना था, 5 फ्रेंड थे उसके, तो 5C1 + 5C2 up to 5C5 डायरेक्टली वी कैन राइट एज 2^5 - 1, दैट इज 32 - 1 और 31। तो वही आंसर आगे निकल के, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना है while solving the problem such type of problems। One or more are invited। Now we will take up some questions from the book। First question is, ये बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 5 men एंड 4 women, 3 persons to be selected to form a committee। 3 persons to be selected for a committee, ठीक है। एक कमेटी बनानी है 3 बंदों की, उसमें कंडीशन क्या दिया गया, एटलीस्ट 2 men आर देयर। ये भी एक कंडीशन है, तो कंडीशनल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, उसमें एटलीस्ट 2 men आर देयर इन द कमेटी। ये कंडीशन है उन्होंने फिक्स की है क्वेश्चन में, ठीक है। हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। एक तो कंडीशन है कि 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, और दूसरी कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 2 men शुड बी देयर इन द कमेटी, ठीक है। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 5 men 4 women, ठीक है। 3 बंदों का मतलब एटलीस्ट 2 men। तो अगर मैं एक कमेटी बनाता हूँ, सपोज ए टाइप कमेटी, जिसमें 2 men आई एम टेकिंग, तो थर्ड विल बी वोमेन ओनली, टोटल 3 बंदे चाहिए, उसमें 2 men हो गए, 1 वोमेन। तो 5 men में से 2 सेट करने हैं, तो 5C2, ठीक है, इनटू 4 वोमेन में से अब 1 वोमेन सेट करनी है, तो 4C1, ठीक है। तो एक टाइप की कमेटी हो गई जिसमें देयर आर 2 men एंड 1 वोमेन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 × 4, 40 वेज आर देयर टू फॉर्म दिस कमेटी ए, जिसके अंदर 2 men एंड 1 वोमेन है। अब उसने क्या बोला, एटलीस्ट 2 men, कम से कम 2 आदमी होने चाहिए, 2 men शुड बी देयर। तो सेकेंड टाइप क्या पॉसिबल है, 3 men, क्योंकि मिनिमम 2 men है, 3 भी हो सकते हैं। अगर तीनों मैन होगा तो कमेटी कंप्लीट हो गई, 0 वोमेन, कोई भी वोमेन सिलेक्ट नहीं होगी, है ना। तो कमेटी कितने लोगों की है, 3 लोगों की है, 3 persons कमेटी। तो ये बी टाइप कमेटी हो गई, उसमें 5C3
5 में से आपने 3 मैन सिलेक्ट कर लिए, वोमेन एक भी सिलेक्ट नहीं होगी, 4C 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5C2 और 5C3 सेम होगा, 10 इंटू 1, दिस विल बी 10 ओनली। ठीक है, ए टाइप कमेटी बनी थी वो 40 तरीके से बन सकती है, बी टाइप कमेटी 10 तरीके से। तो आपको अब टोटल इन दोनों को ऐड करना है क्योंकि अलग अलग टाइप है ये। ठीक है, तो 40 + 10, 50 वेज आर पॉसिबल। तो आंसर इज 50। तो आप देखिए, आपने दोनों टाइप की कमेटी मैंने डिसाइड की कि मैं क्या कैसी कमेटी बनाऊंगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो 2 मैन 1 वोमेन, उसके आगे 40। सेकेंड टाइम कमेटी 3 मैन एंड नो वोमेन 0 वोमेन, उसके भी 10 आ गए। फिर दोनों को ऐड कर दिए क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ कमेटीज है। तो टोटल आंसर इज 50 वेज। ऑप्शन डी। एक ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं, ये भी आता रहता है क्वेश्चन। 16 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फाउंड बाय चूजिंग द वर्टाइसेस फ्रॉम ए सेट ऑफ 12 पॉइंट। अपने को ट्राइंगल्स बनाने हैं फ्रॉम ए सेट ऑफ 12 पॉइंट्स, 7 of which lie on the same straight line। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। वी हैव टू यूज द फार्मूला ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कितने ट्रायंगल बन सकते हैं 12 पॉइंट्स में से, जिसमें कि 7 लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, मीन्स 7 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए, ट्रायंगल बनाने के लिए अपने क्या चाहिए, ट्रायंगल कैसे बनता है, ABC इज अ ट्रायंगल, सो वी नीड 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में कोलिनियर है तो लाइन बनेगी, उसमें देयर विल बी नो ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बनने के लिए कंडीशन क्या है कि वो 3 पॉइंट शुड बी नॉन कोलिनियर। कोलिनियर में से लाइन बनेगी, ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ये फंडा अपने को अप्लाई करना है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट सेट करने हैं, 3 पॉइंट। तो टोटल कितने पॉइंट्स हैं अपने पास, 12 पॉइंट्स आर देयर। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विल बी, यदि सारे के सारे नॉन कोलिनियर होते तो 12C3 बन जाते। ठीक है, टोटल ट्रायंगल्स बन जाते क्योंकि अपने पास 12 पॉइंट थे, उसमें 3 सेट करने थे, तो 12C3। लेकिन उसमें यह आपको दिया है कि 7 लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, 7 पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, तो उनमें से कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो वो माइनस हो जाएगा, -7C3। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया फॉर्मूला। कितने ट्रायंगल बनेंगे, 12C3 - 7C3, क्योंकि टोटल 12 पॉइंट्स है, उसमें 7 जो है वो कोलिनियर पॉइंट है, तो -7C3 करना पड़ेगा 12C3 में से। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा 185।
एक और क्वेश्चन देखते हैं बुक का, ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, in how many ways can 5 prizes be distributed? डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है। To 8 students, if each student can get any number of prizes, ठीक है। ऑप्शन भी यहाँ दे रखे हैं, A 40, B 5 की पावर 8, C 8 की पावर 5 और D 120। तो यहाँ पे क्या पूछा ना, अपने 5 प्राइजेस हैं और 8 स्टूडेंट हैं, उनको 5 प्राइजेस को 8 स्टूडेंट्स के हम डिस्ट्रीब्यूट करना है। और क्या कंडीशन है कि ईच स्टूडेंट कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, मतलब ये भी हो सकता है कि पाँचों प्राइज एक ही स्टूडेंट ले जाए, बाकी 7 को कुछ नहीं मिले, वो खाली हाथ रह जाए, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो आप देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किसका करना है, क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, प्राइस, ठीक है। तो प्राइस नंबर 1, 2, थर्ड प्राइस, फोर्थ प्राइस, ठीक है। तो ये अपन ने एक बना लिया। अब यहाँ फार्मूला यूज नहीं करूँगा, डायरेक्ट एफपीसी यूज करूँगा। तो आप देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपके प्राइस हो गए, फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, फोर्थ प्राइस, फिफ्थ। यहाँ पे मैं देखूँगा कितनी वेज में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वो नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइस कितने वेज में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, मतलब कितने स्टूडेंट्स को मिल सकता है। तो कंडीशन के ईच स्टूडेंट गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, 8 में से किसी को मिल सकता है, तो 8 वेज, ठीक है। सेकेंड प्राइस के लिए भी कितनी वेज है, 8 है, क्योंकि मैंने बताया ना ईच स्टूडेंट कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। तो उसी बंदे को सेकेंड प्राइज मिल सकता है जिसको फर्स्ट प्राइज मिला। तो अगेन वी हैव 8 वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 8 स्टूडेंट्स आर देयर। थर्ड के लिए भी कितना है, 8 ही है। फोर्थ के लिए भी 8 वेज आर देयर। सिमिलरली फिफ्थ प्राइज के लिए भी 8 वेज है, ठीक है। तो बाय एफपीसी मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 × 8 × 8 × 8 × 8, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 की पावर 5। तो आपने देखा अब कैसे इसको मैंने सॉल्व किया बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एफपीसी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज अवेलेबल आर 8 की पावर 5, जिसमें मैं 5 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ अमंग 8 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं इसमें पीएनसी में। तो फर्दर यू कैन सॉल्व फ्रॉम अवर बुक और ऑनलाइन पोर्टल and try to solve as many maximum number of questions as possible. Whatever doubt remaining, note it down in a register or notebook. Then we can discuss in our doubt